सीतापुर की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। जिले के पुलिस मुख्यालय की दीवारों पर टंगे नक्शों में लाल पिनों की कतारें किसी पुराने घाव की तरह चमक रही थीं। हर पिन एक शिकायत थी। किसी की जमीन छीनी गई, किसी का बेटा लापता, किसी की इज्जत रौंदी गई। लेकिन उन नक्शों पर दर्ज रंगों में एक और कहानी छिपी थी। वह कहानी जिसे नैना बचपन से अपने सीने में दबाए बैठी थी। नैना की यादों में पिता की तस्वीर हमेशा उसी शाम से जुड़ी रहती, जब गांव के जमींदार गजराज सिंह ने पंचायत चौपाल पर उसके पिता को सबके सामने अपमानित किया था। 8 साल की छोटी नैना उस दिन अपनी मां के आंचल से झांक रही थी। पिता की झुकी गर्दन, भीड़ की ठंडी नजरें और गजराज का ऊंचा स्वर, जो जमीन अब मेरी है, उस पर पैर रखने का हक भी तुझे नहीं। उस रात नैना ने पहली बार समझा कि सत्ता सिर्फ कुर्सी या पैसे से नहीं, डर से चलती है। सालों बाद वही डर, वही अपमान उसकी वर्दी पहनने की जिद बन गया। उसके लिए पुलिस सेवा कोई नौकरी नहीं, बल्कि उस एक शाम का अधूरा जवाब थी। आज उसी जिद के साथ वह सीतापुर पुलिस मुख्यालय के अपने दफ्तर में बैठी थी। बाहर गलियारों में भागते सिपाही, फोन पर तेज आदेश और फाइलों की सरसराहट, सब सामान्य था। मगर उसके भीतर का शोर अलग था। उसकी नजर बार बार रामपुर थाने की फाइल पर जा टिकती। फाइल जिसमें महीनों से ग्रामीणों की शिकायतें थीं, लेकिन हर शिकायत कार्रवाई जारी है पर खत्म होती। रामपुर का नाम आते ही उसका दिल हल्का सा कस गया। वही इलाका जहां गजराज सिंह का नाम आज भी फुसफुसाहट में लिया जाता था। किसान शिकायत करने जाते तो लौटकर और डर जाते। महिलाएं पंचायत में रोतीं, पर अगले दिन उनकी जुबान पर ताले पड़ जाते। पुलिस थाने की दीवारें जैसे डर को सोखकर और मोटी हो गई थीं। नैना ने खिड़की से बाहर देखा। बारिश की हल्की नमी हवा में थी, लेकिन उसकी आंखों में बचपन का धूल भरा आंगन घूम रहा था। उस स्मृति ने आज का निर्णय और पक्का कर दिया। उसने कुर्सी से उठते हुए अपनी सहायक अधिकारी को बस इतना कहा, मैं रामपुर जा रही हूं, बिना वर्दी। कार के इंजन की गूंज सड़क की नमी में घुल गई। रास्ते भर पेड़ों की कतारें, कीचड़ भरे खेत और छोटे छोटे गांव, सब उसे उसके अतीत की ओर खींच रहे थे। गाड़ी जब रामपुर थाने के पास पहुंची तो आसमान में हल्के बादल उमड़ने लगे। थाने की इमारत बदरंग थी। प्लास्टर जगह जगह से उखड़ा, खिड़कियों की सलाखें जंग से भरीं। दरवाजे पर 2 सिपाही सुस्त पड़े बीड़ी पी रहे थे। नैना ने साधारण सलवार कुर्ते में कदम रखा। उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, लेकिन चेहरा सामान्य और शांत। थाने के भीतर की हवा में सड़ी पसीने की गंध थी, जैसे डर और भ्रष्टाचार ने मिलकर उसे गाढ़ा कर दिया हो। जैसे ही उसने बरामदे में पैर रखा, भीतर से बेहुदा हंसी की आवाज आई। आवाज का पीछा करते हुए वह लॉकअप तक पहुंची। वहां उसने एक दृश्य देखा जिसने उसके भीतर का खून खौला दिया। लॉकअप के कोने में एक महिला रो रही थी। फटी साड़ी, चेहरे पर चोट के निशान और आंखों में ऐसी थकान जैसे पूरी दुनिया उसके खिलाफा हो। 2 पुलिसकर्मी पास खड़े ठहाके लगा रहे थे। एक और आदमी, कद में बड़ा, पेट निकला हुआ, सोने की मोटी चेन पहने, उन्हीं के साथ मजाक कर रहा था। वह गजराज सिंह था। नैना कुछ पल के लिए रुकी। बचपन की वो चीख, पिता की झुकी हुई पीठ, सब उसके सामने फिर से जीवित हो उठे। उसने गहरी सांस ली और उसी शांत लेकिन सख्त स्वर में बोली, ये औरत यहां क्यों है? पुलिसकर्मी चौंके, लेकिन जल्दी ही हंसी में जवाब दिया, मैडम, जमींदार साहब के खिलाफ झूठी शिकायत करने आई थी। सबक सिखा रहे हैं। नैना ने बिना पलक झपकाए गजराज की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार किसी ने ऐसे सीधे देखा था। गजराज का चेहरा क्षणभर को तना, फिर वह हंस पड़ा। वह हंसी नैना के लिए किसी पुराने जख्म पर नमक की तरह थी। मगर उसने अपनी आवाज को और गहरा किया, उसे अभी छोड़ो और इस आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। थाने के भीतर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर वहीं ठाका गूंजा, तू कौन होती है? इंस्पेक्टर वर्मा ने कुर्सी से उठते हुए कहा। बड़ी आई आदेश देने वाली। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजरें सीधी वर्मा पर टिकी रहीं। उस खामोशी में एक अनकहा आदेश था, लेकिन भ्रष्टाचार को चुप्पी नहीं रोकती। अगले ही पल वर्मा ने इशारा किया। 2 सिपाही आगे बढ़े और बिना देर किए नैना को पकड़ लिया। लॉकअप में डाल दो इसे भी, बहुत बोलती है।
लोहे का दरवाजा जब पीछे से बंद हुआ तो ठंडी सलाखों का एहसास उसके हाथों में उतर आया। वह अब उसी अंधेरे कमरे में थी जहां कुछ मिनट पहले वह महिला रो रही थी। महिला ने कांपते स्वर में पूछा, बहन, तुम भी? नैना ने हल्की मुस्कान दी। डरो मत, अब कुछ बदलने वाला है। बाहर से पुलिसकर्मियों की हंसी फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार उसमें हल्की बेचैनी थी, क्योंकि नैना की आंखों में अब सिर्फ एक साधारण महिला का डर नहीं, बल्कि उस वर्दी की सख्ती चमक रही थी जिसे उन्होंने पहचानने में गलती कर दी थी। सलाखों की उस ठंडी हवा में अंधेरे को चीरती उसकी शांत निगाहें आने वाले तूफान की पहली चेतावनी थीं। लॉकअप का फर्श ठंडा था और हवा में लोहे की जंग का स्वाद था। अंदर हल्की नमी थी, जैसे बरसात के बाद की बदबूदी दीवारें खुद सांस ले रही हों। नैना ने अंधेरे में आंखें टिकाईं तो सबसे पहले उस औरत का कांपता चेहरा दिखा। लक्ष्मी। उसके बालों में धूल चिपकी थी, माथे पर चोट की पतली रेखा सूख कर काली पड़ गई थी और होंठों पर वही पुरानी थकी हुई सफाई। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस शिकायत लिखवाने आई थी। नैना ने सलाखों से आती फीकी रोशनी में उसे ठीक ठीक देखा। नाम? उसने धीरे से पूछा। लक्ष्मी, उसने सिर झुकाकर कहा। खेत की मेड़ गजराज के लोगों ने रात में काट दी। मैंने थाने आकर कहा कि रिपोर्ट लिख लो, उन्होंने उल्टा मुझे ही पकड़ लिया। बोलते हैं झूठ बोलती है, बदनाम करती है। नैना ने अपने भीतर उठती पुरानी चिंगारी को थाम लिया। शब्दों को ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए था। यहां हर अतिरिक्त शब्द दीवारों पर उछलकर बाहर वालों को शक दिला सकता था। उसने उसी नियंत्रित स्वभाव में कहा, घबराओ नहीं, अभी एक एक बात ठीक होगी। तुम्हें पानी चाहिए? हां, लक्ष्मी ने प्यास से सूखे होंठ भींचते हुए कहा। पर यहां कौन पानी देता है? पूछो तो हंसते हैं। बाहर बरामदे से हंसी की वही खड़खड़ाहट दोबारा आई। इंस्पेक्टर वर्मा की आवाज जैसे बीड़ी की राख झाड़ते हुए किसी को सलाह दे रहा हो, गिरफ्त का सही मतलब समझाओ। फालतू बहादुरी दिखाने आती है, 2 रात लॉकअप में रहेंगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। साथ में किसी और की भारी आवाज, ठाकुर। उसका अंदाज ऐसा जैसे थाने का मालिक वहीं हो। कुछ देर बाद सलाखों के पास जूतों की आवाज रुकी। कांस्टेबल यादव, दुबला पतला, आंखों में चौकन्नापन, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी बेजारी। उसने जाली के आर पार देखते हुए रूखी आवाज में पूछा, नाम? नैना ने आंख उठाई। नाम की जरूरत आपको क्यों पड़ी? यादव 2 पल को चुप रहा, फिर दफ्तरनुमा लहजे में बोला, थाने की कार्यवाही है, नाम पता उम्र लिखना है, वरना डायरी कैसे भरेंगे? डायरी भरने का शौक अभी आया कैसे? नैना के स्वर में पहली बार एक पतली सी धार चमकी। जिसकी शिकायत लेकर यह औरत आई थी उसकी डायरी भरी नहीं गई, आज मेरी लिखोगे? यादव की पलकों में हल्की सी झुंझलाहट झिपकी। देखिए अम्मा, ज्यादा बहस करने से कुछ नहीं होगा, जो पूछ रहा हूं जवाब दीजिए। नाम? कुछ पल की चुप्पी के बाद नैना ने कहा, नैना। पूरा नाम? बस नैना। घर? सीतापुर। यादव ने कलाई पर बंधे धागे को उमेठा। बाप का नाम? नैना के भीतर कहीं कोई पुरानी खिड़की चरमराई, जैसे यादों का कुंड खुलने को हो। उसने बहुत शांति से कहा, यहां बापों के नाम से न्याय नहीं मिलता यादव, यहां न्याय मिलेगा तो कानून से। यादव ने खींचकर मुंह बिचकाया। बहुत जुबान चलाती है। ठीक है, चलो कागज खाली रहता है तो रह जाए, फिर मत कहना कि प्रक्रिया नहीं हुई। उसने कंधा उचकाकर मुड़ने ही वाला था कि भीतर से लक्ष्मी की कराह सुनाई दी, भैया पानी। यादव ने झुंझलाकर ताला घुमाया और उल्टे पांव लौट गया। कुछ मिनट बाद एक जंग लगा लौटा और आधी भरी बाल्टी लेकर आया। पानी कच्चा था, लोटे की धातु में कड़वाहट, पर प्यास उससे बड़ी होती है। लक्ष्मी ने दोनों हाथों से लोटा थाम कर धीरे धीरे पिया, बीच बीच में खांसती रही। नैना ने पास खिसक कर फुसफुसाया, तुम्हारा खेत कितने बीघा? 2.5, लक्ष्मी ने कहा। मेरे आदमी के नाम था, उसके मरने के बाद मैंने बोया, काटा। गजराज के मुनीम बोले, अब यह जमीन उधर के पट्टे में जाएगी। मैंने ना कही तो रात में मेड़ काट दी। गवाह? गांव में सब जानते हैं, पर कोई सामने नहीं आएगा। सबके छोटे छोटे काम उसके इशारे से चलते हैं, राशन से लेकर बीज तक। जो बोलेगा उसका नाम कल पटवारी के कागज से गायब हो जाएगा। एकदम पास के दफ्तर से कागज उलटने पलटने की आवाज आई।
फिर कुर्सी खिसकने की। इंस्पेक्टर वर्मा दरवाजे की ओर आया, साथ में ठाकुर, आंखों में घमंड की थकान, जैसे सत्ता का नशा अब आदत बन चुका हो। वर्मा ने तिरछी नजर से लॉकअप की तरफ देखा और मुंह से दांत कुरेदते हुए मुस्कुराया। तो बहादुर बीबी, उसने व्यंग्य से कहा, बहुत कानून समझती हो। अपने लिए किसी वकील का इंतजाम कर लो। 2 धारा और लगानी है। थाने के काम में बाधा डालना, सरकारी आदेश की अवहेलना। रात यहीं गुजरेगी। नैना ने उसे सीधी नजर से देखा। आदेश तो तुम भी सुनोगे वर्मा, और इस बार आदेश मेज की इस तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से आएगा। वर्मा की हंसी जरा अटक गई। धमकी देती है? वह शब्द तुम जैसे लोगों के लिए हल्का है, उसने ठंडे स्वर में कहा। मैं बता रही हूं, इस महिला को छोड़ो और ठाकुर पर एफआईआर दर्ज करो। ठाकुर ने चेन पर अंगुलियां फेरीं, फिर जम्हाई लेते हुए बोला, नाम क्या बताया था इसका? यादव ने सप्रेम चापलूसी के साथ कहा, नैना। और पता? सीतापुर। सीतापुर बड़ी जगह है, ठाकुर ने मुस्कान दबाते हुए कहा। सीतापुर में तो मेरी भी पहचान है। चलो देखते हैं आज पहचान किसकी भारी है। इंस्पेक्टर वर्मा ने तालियां बजाने जैसे अंदाज में हाथ झटके। बस हो गया मनोरंजन। यादव, इसकी तलाशी लो। कोई कागज वागज रखती होगी, मोबाइल, पर्स, जो भी है बाहर लाओ। यादव ने संकोच से जाली की तरफ हाथ बढ़ाया। चाबी? मैं खुद। वर्मा ने ताला खोला। सलाखें खींचते ही हवा में ठंडी लकीर सी उभरी। भीतर आते ही उसने रूखी आवाज में कहा, जेबें खाली। नैना ने अपने दुपट्टे का पल्लू ठीक किया, चेहरा निर्विकार रखा। उसने धीरे धीरे दाएं हाथ का कंगन उतारा, फिर छोटे पर्स का बटन खोला। पर्स में ज्यादा कुछ नहीं था। एक पुराना रुमाल, एक कलम, कुछ मुड़े हुए रसीद के टुकड़े और एक नीला कार्ड। वही नीला कार्ड जिस पर सुनहरी उभरी हुई मोहर थी और अक्षर शांत मगर सख्त। यादव ने आदतन कार्ड पर नजर डाली, फिर एकदम जैसे किसी ने उसके गले पर उंगली रख दी। आवाज भीतर ही अटक गई। उसने कार्ड को दोनों हाथों से थाम कर पढ़ा। आवाज धीरे धीरे निकलती चली गई। भारतीय पुलिस सेवा, नैना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीतापुर। उस एक क्षण में थाने की हवा का तापमान बदल गया। बाहर बरामदे की हंसी गर्दन झुकाकर भागी। भीतर मेजों के कोने एकदम तेज दिखने लगे, जैसे कोई अचानक रोशनी बढ़ा दे तो धूल के कण शर्म से नीचे गिर पड़े। इंस्पेक्टर वर्मा की आंखें फैल गईं। उंगलियों पर बीड़ी की राख खुद ब खुद झरने लगी। ठाकुर ने पहला कदम पीछे खिसकाया। एक छोटी मगर बहुत लंबी दूरी तय करती हुई हरकत। यादव ने कार्ड वापस करते हुए दोनों हाथ जोड़ दिए। उसके होंठों पर पसीने की पतली धार थी। मैडम, आवाज में अपराध बोध टपक रहा था। नैना ने कार्ड को शांत हाथ से वापस पर्स में रखा। अब डायरी भरो, उसने उसी नरमी से कहा जिसमें स्टील का रेड छिपा था। लक्ष्मी की शिकायत दर्ज करो और ठाकुर के खिलाफ धारा लगाओ। अवैध कब्जा, आपराधिक दबाव, मारपीट की धमकी, खेत की मेड़ काटना। बयान अभी होगा, गवाही कल होगी। और याद रखो, किसी के नाम से नहीं, कानून से लिखो। वर्मा ने कुछ कहना चाहा, पर शब्दों की जगह गले में फांसा डर निकला। मैडम, हम तो मतलब हमें जानकारी नहीं थी कि अज्ञानता कानून से बड़ी नहीं होती इंस्पेक्टर, नैना ने ठंडे स्वर में कहा। गलती तुम्हारी सोच की है, मेरी पहचान की नहीं। आपने एक पीड़िता को हंसी की वस्तु बना दिया और सिविल ड्रेस में आई महिला को अपराधी। यह गलती अब कागज में सुधरेगी और बहुत जल्दी अदालत में भी। थाने के बरामदे में दौड़ता हुआ एक सिपाही आया। साहब, रीडर साहब बुला रहे हैं, फोन पर। और वाक्य खत्म होने से पहले ही उसकी निगाह नैना के चेहरे पर जा अटकी। उसने सैल्यूट करने की कोशिश की, पर हाथ हवा में आधा ही उठा रह गया। यादव ने मेज की दराज से केस रजिस्टर निकाला। उस पर धूल की पतली परत थी, जैसे महीनों से सही अर्थों में कोई शिकायत दर्ज ही न हुई हो। उसने पन्ना पलटा, कलम पर थूक चढ़ाया, फिर खुद ही शर्मिंदा होकर पानी की बोतल खोली। मैडम, विवरण? पीड़िता का नाम लक्ष्मी, पिता पति स्वर्गीय। लक्ष्मी की आवाज धीमी पर साफ थी। गांव सरायपुर, खेत 2.5 बीघा। घटना पिछली रात, मेड़ काटना, धमकी, धक्का मुक्की। गवाह, नाम मत लिखो अभी, लोग डरेंगे, पर गड्ढे, पांवों के निशान, मेड़ की ताजी कटाई सब दिख जाएगा। पटवारी को साथ लेकर चलना होगा। यादव ने पहली बार सावधानी से हर शब्द लिखा,
जैसे कागज भी देख रहा हो कि इस बार झूठ से नहीं, सच से स्याही भरेगी। इंस्पेक्टर वर्मा धीरे धीरे पीछे हटकर अपने कमरे में गया, दरवाजा खुला छोड़ दिया। नजरें बार बार नैना पर टिकती रहीं। ठहाके का शोर अब कहीं नहीं था। उसके स्थान पर भनभनाती खामोशी थी, वह खामोशी जो किसी तूफान की आंख में होती है। ठाकुर ने गले के पास की चेन को एक बार फिर छुआ, पर इस बार उसका हाथ कांप रहा था। मैडम, एक गलतफहमी हो गई। हम लोग तो गांव के भले के लिए। गांव के भले का अर्थ तुमने अपने नाम से जोड़ रखा है। नैना ने उसकी बात काट दी। आज से वह अर्थ कागज पर लौटेगा। यादव, इस व्यक्ति की तलाशी लो। कमरे में ले जाकर इनकी जेब, मोबाइल, डायरी सबकी जांच करो। और हां, किसी भी कागज को हाथ लगाने से पहले पंचनामे का फॉर्म निकालो। रबर स्टैंप कहां है? जी, अभी। यादव ने कुर्सी से आधी छलांग लगाई, जैसे किसी ने भीतर की नींद से जगा दिया हो। उसने फाइलें निकालीं, पंचनामा, गिरफ्तारी मेमो, गवाहों के हस्ताक्षर वाले फॉर्म। वर्षों से जैसे जो शब्द सिर्फ धमकाने को बोले जाते थे, आज वही शब्द प्रक्रिया के रूप में कागज पर उतर रहे थे। लॉकअप का दरवाजा खुला। लक्ष्मी धीरे धीरे बाहर आई। उसकी चाल अभी भी डरी हुई थी, पर आंखों में पानी की जगह अब एक पतली सी रोशनी थी, वह रोशनी जो किसी ने पहली बार उसके पक्ष में जलाकर छोड़ी हो। तुम्हें अस्पताल ले जाया जाएगा, चोटों का परीक्षण होगा, नैना ने कहा। मेडिकल रिपोर्ट वही बोलेगी जो तुम बोली हो, फिर खेत, पटवारी, वीडियोग्राफी, सबूत। आज के बाद तुम्हारी आवाज को कोई झूठी नहीं कहेगा। लक्ष्मी की पलकों पर आंसू फिर आए, पर इस बार उनका ताप अलग था। मैडम, आप कौन हैं? मतलब, आपने अपना नाम तो बताया, पर मैं वही हूं जिसे तुमने अभी देखा। नैना, उसने मुस्कुराए बिना मुस्कुराहट का अर्थ दे दिया। और मेरा काम है, जो डर तुमसे छीना गया, उसे कानून के भरोसे वापस देना। बरामदे के उस पार दो नए सिपाही थाने में दाखिल हुए, पीछे एक छोटा सा कैमरा लिए रिकॉर्डिंग स्टाफ। यह दृश्य रामपुर थाने के लिए नया था कि कागजों के साथ कैमरा भी सच का साथी हो सकता है। इंस्पेक्टर वर्मा अपने कमरे की चौखट पर खड़ा था। अब न बीढ़ी न ठहाका, बस एक प्रश्न जो उसे भीड़ में छोटा बना रहा था। अब क्या होगा? जवाब नैना ने नहीं, दीवार पर टंगी घड़ी ने दिया। टिक टिक। हर सेकंड जैसे बता रहा था कि देर हो चुकी है, पर समय अभी भी बचा है। नैना ने धीमे स्वर में कहा, अब प्रक्रिया होगी, और जहां प्रक्रिया सच में होती है, वहां डर अपने आप उतर जाता है। उसने पर्स से फोन निकाला और एक छोटा सा नंबर डायल किया। आवाज आई, जी मैडम। कंट्रोल रूम से बात कराइए, उसने कहा। रामपुर थाने में एक विशेष कार्यवाही चल रही है। महिला कक्ष की प्रभारी और 2 महिला सिपाहियां तुरंत भेजिए। साथ में एक वैकल्पिक ड्यूटी ऑफिसर जो अभी से कमान संभालेगा। पुराने रिकॉर्ड, संदिग्ध, कमरे सील करने हैं। और हां, थाने के बाहर भीड़ को शांत रखने के लिए एक मोबाइल यूनिट। जी, अभी। फोन रखते ही उसकी नजर फिर उन नक्शों की तरह कठोर हो गई जो सुबह मुख्यालय की दीवार पर देखे थे। बस फर्क ये था, यहां पिन नहीं, लोग थे, और इन लोगों की जगहें अब बदलनी थीं। ठाकुर की जेब से एक छोटी काली डायरी निकली। कवर पर महीन अक्षरों में कुछ नंबर, तारीखें और संकेत शब्द। यादव ने डायरी को रुमाल में लपेटकर सबूत के लिफाफे में रखा और रसीद बनाई। मैडम, सील यहीं, अभी, नैना ने कहा। और रजिस्टर में साफ लिख दो, जब्ती का कारण, समय, स्थल, साक्षी। झूठ की जड़ें यहीं कागजों में पनपती हैं। आज से यही कागज झूठ को दफन करेंगे। बरामदे में हवा बदली। बाहर का आसमान थोड़ा और धूसर हो गया, जैसे बादल भी समझ रहे हों कि यह जगह अब पुराने रंग में नहीं रहेगी। लक्ष्मी ने अपनी साड़ी का पल्लू सिर पर खींचा, फिर साहस बटोर कर बोली, मैडम, क्या मैं घर जा सकती हूं? मेडिकल के बाद, नैना ने नरमी से कहा। और हां, घर जाते वक्त अकेली नहीं जाओगी। एक महिला सिपाही साथ जाएगी, ताकि गांव को पता चले कि कानून आज तुम्हारे साथ घर में दाखिल हो रहा है। इंस्पेक्टर वर्मा ने बहुत धीरे कहा, मैडम, मेरी गलती से फर्क पड़ता अगर यह पहली बार होती। उसने उसकी ओर बिना देखे कहा, यह आदत है, और आदत का इलाज कानून करता है। जब नतीजा सामने आएगा, तब तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि गलती कहां थी, कानून से या तुमसे। यादव ने जैसे अपनी खाल बदल दी हो।
वह अब सख्त, सावधान और तेज था। उसने 2 सिपाहियों को इशारा किया। ठाकुर को रेस्ट रूम में ले जाओ, तलाशी पर्चा बनाओ, मोबाइल, सिम, पर्स सब सूची में। फिर रिकॉर्डिंग वाले को बोला, चलो, महिला कक्ष में बाइट लेनी है, पीड़िता का नहीं, प्रक्रिया का। चेहरा धुंधला रहेगा। नैना ने लॉकअप के सामने एक पल ठहरकर लोहे की सलाखों को देखा। ये सलाखें उसे पिता की झुकी गर्दन की तरह लगीं। वह पुरानी शाम फिर कसक बनकर लौटी, पर इस बार उस कसक में समाधान की ठंडी रोशनी मिली हुई थी। उसने धीरे से अपने मन में कहा, आज नहीं तो कभी नहीं। तभी थाने के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। महिला कक्ष की प्रभारी, 2 महिला सिपाहियां और साथ में नियंत्रण कक्ष की ओर से भेजा गया एक वैकल्पिक ड्यूटी ऑफिसर। उनकी चाल में व्यवस्थित तत्परता थी। वैकल्पिक ड्यूटी ऑफिसर ने सबसे पहले सलामी दी। मैडम, आदेश। पुराने रिकॉर्ड का कमरा सील, हवालात और मालखाना दोनों की स्टॉक लिस्ट अभी। डेस्क ड्यूटी परिवर्तन, अस्थायी रूप से आप इंस्पेक्टर वर्मा अभी से जांच अधीन अपने कमरे में बैठेंगे, पर किसी फाइल को नहीं छुएंगे। जी मैडम। नैना ने लक्ष्मी की ओर देखा। चलो, तुम्हारा मेडिकल। लक्ष्मी एक पल के लिए ठिठकी, फिर बोली, मैडम, आपसे एक बात कहूं? आज पहली बार लगा कि यहां थाने में दरवाजे सच में खुल भी सकते हैं। नैना के चेहरे पर हल्की सी थकान उतर आई, पर आंखों में एक स्थिर भरोसा भी। दरवाजे हमेशा खुले होते हैं लक्ष्मी, बस कुंडी गलत हाथों में चली जाए तो अंदर अंधेरा भर जाता है। थाने के बरामदे से बाहर निकलते हुए बारिश की पहली बूंदें गिरीं। कंक्रीट पर पड़ती बारिश की आवाज किसी पुराने गीत के पहले सुर जैसी थी, धीमी, स्पष्ट और आश्वस्त। दूर खेतों की तरफ जाती कच्ची सड़क पर मिट्टी की खुशबू उठी। उस खुशबू में घरों की आग, बच्चों की रोटी और बीज का भरोसा था। नैना ने एक बार पलटकर थाने की इमारत को देखा। उखड़ा हुआ प्लास्टर, दरारें, जंग लगी सलाखें। उसे लगा जैसे यह इमारत भी सालों बाद सांस ले रही हो, और उस सांस का पहला शब्द था कानून। उसने अपने सहायक को हल्का सा इशारा किया। डीआईजी ऑफिस को सूचना, संक्षिप्त नोटिंग नहीं, रिपोर्ट, कि रामपुर थाने में विशेष कार्यवाही शुरू है। मीडिया को अभी रोको, प्रेस में खुद करूंगी समय आने पर। और गजराज के पुराने केसों की फाइलें निकलवानी हैं, जो कार्रवाई जारी है के नीचे दबी हुई हैं। जिन्हें हमने आज तक धूल में छोड़ा, उन्हें अब रोशनी चाहिए। जी। बारिश तेज होने लगी। गाड़ी के शीशे पर बूंदें मोती की तरह लुढ़कती रहीं। जैसे जैसे गाड़ी अस्पताल की ओर बढ़ी, थाने के भीतर सन्नाटा गहराता गया। वह सन्नाटा जो गलती की पहली पहचान के बाद आता है। और इसी सन्नाटे में रामपुर थाने की दीवारों ने एक धीमी सी आवाज सुनी, जैसे किसी ने अंदर से कहा हो, अब कथा बदलेगी। उस पल न बाहर किसी ने नारा लगाया, न अंदर किसी ने भीड़ जुटाई। फिर भी एक अदृश्य भीड़ थाने के चारों तरफ खड़ी हो गई, उन सब की जो अब तक फुसफुसाकर नाम लेते थे, गजराज, ठाकुर, वर्मा, और जो आज पहली बार किसी के पूरे नाम से ऊंची आवाज में दफ्तर की दीवारों के सामने सवाल करेंगे। नैना ने अपनी हथेली में भीगती बूंद को महसूस किया और बहुत धीरे कहा, यह बस शुरुआत है। अस्पताल के गेट पर गाड़ी रुकी और नैना ने दरवाजा खोला। उसके कदमों के साथ एक अनदेखी रेखा थाने से अस्पताल तक खींच गई। प्रक्रिया की रेखा, प्रमाण की रेखा और सबसे बढ़कर हिम्मत की रेखा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि पीछे जो था वह अब कागजों में लिखा जा रहा था, और आगे जो था वह अदालत की सीढ़ियों पर इंतजार कर रहा था। उसने बस इतना सोचा, आज रामपुर की हवा ने मुझे पहचान लिया, अब यही हवा गवाही देगी। और उसी विचार के साथ वह अस्पताल के सफेद गलियारे में दाखिल हो गई, जहां सफेदी कभी कभी सच का पहला रंग बन जाती है। रामपुर थाने के बाहर बारिश अब तेज हो चुकी थी। बूंदें छत की टिन पर गिरकर ठक ठक की ताल बना रही थीं, जैसे आसमान भी किसी बदलाव की घोषणा कर रहा हो। अंदर का माहौल एकदम उलट चुका था। वहीं बरामदा, जहां कुछ घंटे पहले ठहाकों की गूंज थी, अब ऐसा लग रहा था जैसे हर आवाज अपनी ही परछाई से डर रही हो। नैना ने अस्पताल से लौटते ही थाने का मुख्य दरवाजा पार किया। भीगे बाल कंधों से चिपके थे, लेकिन उसकी चाल में कोई थकान नहीं थी। उसके पीछे 2 महिला सिपाही और मेडिकल रिपोर्ट लिए एक कनिष्ठ अधिकारी चल रहा था।
जैसे ही सबने उसे देखा, अनायास सैल्यूट की आवाजें गूंजीं। ये वही थाने के लोग थे जो सुबह तक उसकी पहचान पर हंस रहे थे। नैना ने भीतर कदम रखते ही कहा, सभी कर्मचारी रिपोर्टिंग हॉल में एकत्र हों, 5 मिनट में। उसकी आवाज में आदेश की ठंडी धार थी, न ऊंची न नीची, बस ऐसी कि कोई दूसरा शब्द बीच में आ ही न पाए। बरामदे से लेकर रिकॉर्ड कक्ष तक हर दरवाजे के पीछे खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कांस्टेबल यादव ने तुरंत वायरलेस पर घोषणा की और देखते ही देखते हॉल में सब जमा होने लगे। ड्यूटी पर मौजूद सब इंस्पेक्टर, 2 मुंशी, 4 हवलदार और दर्जन भर सिपाही, भीगी वर्दियों की गंध, गीली जूतों से उठती मिट्टी की महक और हवा में पसरा सन्नाटा, सब एक साथ किसी अदालत का एहसास दे रहे थे। नैना ने चारों तरफ नजर घुमाई। उसकी आंखें किसी को खोज रही थीं और आखिरकार इंस्पेक्टर वर्मा सामने आया, चेहरे से रुआंसा, मगर चाल में अभी भी पुराना अहंकार बचा हुआ। पीछे ठाकुर भी खड़ा था, पर अब उसकी चेन भीतर की ओर मुड़ी हुई थी, जैसे वह चमक छिपाना चाहता हो। इंस्पेक्टर वर्मा, नैना ने शांत स्वर में कहा, आप और ठाकुर साहब मेरे सामने आइए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। कमरे का तापमान गिरता गया। रामपुर थाने में कई महीनों से किसानों और दलित परिवारों की शिकायतें लंबित हैं। नैना ने रजिस्टर उठाया। इन सभी शिकायतों को या तो जांच जारी में बंद कर दिया गया या गुम कर दिया गया। कारण? वर्मा ने गला साफ किया। मैडम, अक्सर गांव वाले सही सबूत नहीं देते। हम कार्रवाई करने की कोशिश। बस। नैना का एक शब्द ही काफी था। यह थाना कानून का घर है, बहाने का नहीं। अब सुनो, तुरंत प्रभाव से आप ड्यूटी से निलंबित किए जाते हैं। आदेश की प्रति डीआईजी कार्यालय से तैयार हो रही है। यादव, इनके बैज और सर्विस पिस्टल अभी जमा कराइए। हॉल में हल्की हड़बड़ाहट दौड़ी। यादव ने बिना समय गंवाए वर्मा की बेल्ट से सर्विस पिस्टल निकाली, बैज हटाया और कागज पर नोट किया। वर्मा के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। नैना ने अगला वाक्य और भी सपाट कहा, ठाकुर को अवैध कब्जा, धमकी और आपराधिक दबाव के आरोप में अभी गिरफ्तार किया जाएगा। पंचनामे की प्रक्रिया यहीं शुरू होगी। महिला सिपाही, इनकी तलाशी लें। ठाकुर ने पहली बार खुलकर विरोध करने की कोशिश की। मैडम, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं विधायक गंगा शरण चौबे का खास आदमी हूं। कल तक आप भी जान जाएंगी कि किससे पंगा लिया है। नैना ने उसकी ओर सीधी नजर डाली। यही डर फैलाकर तुमने लोगों की जमीनें खाईं। अब यह डर तुम्हारे लिए बेकार है। यादव, गिरफ्तारी की औपचारिकता पूरी करो। यादव और 2 महिला सिपाही आगे बढ़ीं। ठाकुर का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। चेन पर उसकी पकड़ कस गई, फिर ढीली हो गई। नैना ने बाकी स्टाफ की ओर रुख किया। आज से इस थाने का हर रिकॉर्ड सील होगा। पुरानी एफआईआर, लंबित डायरी, गुमशुदा फाइलें, सब कुछ। सीलिंग की कार्रवाई अभी शुरू की जाएगी। नया प्रभारी अस्थायी तौर पर ड्यूटी ऑफिसर मिश्रा होंगे। जो भी रिकॉर्ड को छुएगा, उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलेगा। मिश्रा, जो अब तक कोने में खड़े थे, एकदम सीधे हो गए। जी मैडम। मीडिया को नियंत्रित जानकारी दी जाएगी, नैना ने जोड़ा। लेकिन आज से किसी भी ग्रामीण की शिकायत बिना लिखित कारण के लंबित नहीं होगी। हर केस की सुनवाई होगी, चाहे आरोपी कितना भी बड़ा नाम हो। एक हवलदार ने घबराकर कहा, मैडम, बाहर भीड़ जमा हो रही है, लोग खबर सुनकर आ रहे हैं। नैना ने एक पल सोचा, उन्हें यहीं आंगन में आने दो। ये कार्रवाई जनता की नजरों के सामने ही होगी। डर जिस खुले आकाश में पैदा हुआ है, उसका इलाज भी वहीं होगा। वह हॉल से बाहर निकली। बरामदे में अब सचमुच भीड़ जमा हो चुकी थी। किसान, महिलाएं, बच्चे। कई चेहरे वह पहचानती थीं। कुछ वही लोग थे जिन्होंने महीनों पहले सीतापुर मुख्यालय में दरख्वास्त दी थी। उनके चेहरों पर बारिश और उम्मीद दोनों चमक रहे थे। आप लोगों की शिकायतें अब यहां दर्ज होंगी, नैना ने ऊंची लेकिन साफ आवाज में कहा। किसी नेता या जमींदार की अनुमति की जरूरत नहीं। यह थाना अब संविधान के तहत चलेगा, किसी व्यक्ति के डर से नहीं। भीड़ में एक वृद्ध किसान ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, क्या सच में हमारी जमीन वापस मिलेगी? कानून का रास्ता लंबा है, नैना ने उत्तर दिया, पर आज से यह रास्ता खुला है। जो आपका हक है वह कागज पर भी लिखा जाएगा और अदालत में भी।
अब कोई गजराज सिंह या ठाकुर आपकी चुप्पी खरीद नहीं सकेगा। उसकी बातों के साथ ही बिजली कड़की, जैसे आसमान ने मुहर लगा दी हो। उसी समय कंट्रोल रूम से संदेश आया। डीआईजी साहब लाइन पर हैं। नैना ने मोबाइल लिया। दूसरी ओर से भारी आवाज आई। नैना, ये क्या हो रहा है? विधायक चौबे फोन पर चिल्ला रहे हैं। कहते हैं तुमने उनके आदमी को बिना वारंट उठाया है। नैना ने ठंडे स्वर में कहा, सर, सभी कार्रवाई दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 और 107 के तहत है। तात्कालिक अपराध रोकने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए गिरफ्तारी की गई है। सब रिकॉर्डेड है। अदालत में पेशी के लिए कागज तैयार हैं। फोन पर कुछ क्षण की चुप्पी रही। फिर डीआईजी की सांस जैसी आवाज आई। ठीक है, अपने कदम संभल कर रखना, ऊपर से दबाव आएगा। मैंने संविधान की कसम खाई है, किसी नेता की नहीं। नैना ने वही वाक्य दोहराया जो उसके भीतर दिनों से गूंज रहा था। बाकी दबाव अदालत को बताइएगा। फोन कटते ही उसने भीड़ की ओर फिर से देखा। बारिश अब हल्की हो गई थी, पर मिट्टी की खुशबू और लोगों की उम्मीद पहले से ज्यादा गहरी थी। उसने महिला सिपाहियों को इशारा किया, ठाकुर को लेकर गाड़ी तैयार करो, मेडिकल और रिमांड की कार्यवाही आज ही होगी। इस बीच मिश्रा, आप पूरी टीम के साथ रिकॉर्ड कक्ष की सीलिंग शुरू करें। भीड़ में से कोई बोला, मैडम जिंदाबाद। फिर कई और आवाजें उठीं। ये कोई राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि राहत की गूंज थी। वह गूंज जो सालों से दबे लोगों की सांस से निकली थी। नैना ने कोई मुस्कान नहीं दी। उसका चेहरा स्थिर रहा, मगर भीतर एक हल्का सा कंपन दौड़ा। ये वही कंपन था जो किसी पहाड़ से पहली बार झरना फूटने पर होता है, धीमा मगर अडिग। थाने का आंगन अब किसी अदालत से कम नहीं लग रहा था। बारिश थम चुकी थी, पर चारों ओर मिट्टी की भीनी गंध और भीड़ की हल्की फुसफुसाहट एक अलग गवाही दे रही थी। हर चेहरा, हर निगाह उसी एक महिला पर टिकी थी जिसने अभी अभी इस थाने की पुरानी परतें उधेड़ दी थीं। नैना ने अपनी घड़ी देखी। शाम के 5 बज रहे थे। उसने महिला सिपाहियों को संकेत दिया। 2 सिपाही ने ठाकुर को घेर कर गाड़ी तक ले गईं। भीड़ के बीच से रास्ता बनाते समय कई किसान चुपचाप हटते गए, लेकिन उनके चेहरों पर जो राहत थी वह किसी नारे से भी ज्यादा तेज थी। बरामदे में खड़ा यादव अपने हाथ में जब्ती रजिस्टर और पंचनामे के कागज थामे इंतजार कर रहा था। उसने धीरे से कहा, मैडम, रिकॉर्ड रूम तैयार है। सीलिंग के लिए सब अधिकारी आ चुके हैं। नैना ने सिर हिलाया और अंदर चली गई। रिकॉर्ड कक्ष में धूल की परतें समय की गवाही दे रही थीं। लकड़ी की अलमारियां, पुराने फाइलों के ढेर और दीवार पर टंगी जर्जर तख्ती सब इस बात के सबूत थे कि यहां सच को सालों तक कैसे दबाकर रखा गया था। पहले इन अलमारियों की सूची बनाओ, नैना ने आदेश दिया। हर फाइल की तस्वीर लो, फिर सील लगाओ। कोई पन्ना बिना मुहर के बाहर नहीं जाएगा। 2 प्रतियां बनेंगी, एक सीतापुर मुख्यालय, दूसरी कोर्ट को भेजी जाएगी। ड्यूटी ऑफिसर मिश्रा ने तुरंत टीम बांटी। 2 लोग कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग संभालेंगे, 2 लोग फाइलों की लिस्ट बनाएंगे। यादव ने लाल मोम और स्टील की मुहर तैयार की। फाइलें पलटते हुए नैना की नजर एक मोटी डायरी पर पड़ी। काले कवर पर सफेद चौक से लिखा था, गोपनीय, वर्ष 2020 से 2024। उसने दस्ताने पहनकर डायरी खोली। पन्नों पर खेतों के नाम, रकम की सूचियां और बगल में छोटे छोटे अक्षरों में नेताओं के संक्षिप्त नाम थे। कई जगह तारीखों के आगे GS के शुरुआती अक्षर थे, गंगा शरण चौबे के। नैना ने बिना किसी प्रतिक्रिया के कहा, यह डायरी सबूत के रूप में जब्त होगी, पंचनामे में अलग से दर्ज करो। एक सिपाही ने हल्की घबराहट में पूछा, मैडम, ये नाम बहुत बड़े हैं। कानून नाम नहीं देखता, नैना ने सीधी आवाज में कहा। कानून काम देखता है, लिखो। मोम की मुहर दरवाजे पर लगी। कैमरा फ्लैश की रोशनी में कक्ष का हर कोना चमक उठा। हर फाइल की तस्वीर ली जा रही थी। हर मुहर की गूंज अब पूरे थाने में सुनाई दे रही थी। यह आवाज डर की नहीं, प्रमाण की थी। बाहर आंगन में भीड़ और बढ़ चुकी थी। गांव की महिलाएं, किशोर लड़के, बूढ़े किसान सभी खड़े थे। बरामदे की दीवार पर टंगा तिरंगा हवा में हल्का फड़फड़ा रहा था। तभी गेट पर 2 स्थानीय पत्रकार कैमरा और माइक लिए दाखिल हुए। यादव ने उन्हें रोका,
पर नैना ने हाथ उठाकर संकेत दिया। उन्हें आने दो, उसने कहा, लेकिन रिकॉर्डिंग तभी जब मैं शुरू करूं। पत्रकार हॉल में पहुंचे तो नैना सामने खड़ी हो गई। उसने कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, सिर्फ वही कहा जो जरूरी था। आज रामपुर थाना जनता को जवाब दे रहा है। महीनों से दबाई गई शिकायतें, फाइलों में दबी आवाजें अब कागज पर दर्ज होंगी। जिनके नाम बड़े हैं उनके लिए भी वही कानून है जो सबसे छोटे के लिए है। यह देश किसी जमींदार की जागीर नहीं, यह संविधान की जमीन है। और जब तक मैं यहां हूं यही कानून चलेगा। उसकी आवाज में न ऊंचाई थी न क्रोध, बस एक ठंडा स्पष्ट भरोसा। पत्रकारों के कैमरे ने उस पल को कैद कर लिया। भीड़ में कई लोगों की आंखों में नमी थी। कुछ ने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। इसी बीच एक वायरलेस संदेश आया। मैडम, डीआईजी ऑफिस से पुनः कॉल है। विधायक चौबे ने आपात बैठक बुलाने की धमकी दी है। नैना ने माइक के सामने ही जवाब दिया। डीआईजी साहब को बताइए, हम संविधान की प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं। कोई भी राजनैतिक दबाव कानून को रोक नहीं सकता। कोर्ट के आदेश का पालन होगा, न कि किसी नेता की धमकी का। पत्रकारों ने यह जवाब भी रिकॉर्ड किया। बाहर भीड़ में हल्की गुनगुनाहट फैल गई, जैसे लोगों को पहली बार लगा हो कि सत्ता के सामने भी कोई सीधा खड़ा हो सकता है। रात गहराने लगी। सीलिंग का काम खत्म हुआ तो नैना ने पूरी टीम को संबोधित किया। आज जो हुआ वह सिर्फ शुरुआत है। हम कल सुबह से गजराज सिन्हा के सभी पुराने केस दोबारा खोलेंगे। हर गवाह की सुरक्षा, हर सबूत की रक्षा हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी कर्मचारी को, चाहे उसका नाम कितना भी पुराना हो, अगर लापरवाही मिली तो कार्रवाई होगी। फिर उसने धीमे स्वर में जोड़ा, याद रखिए, आज आपने सिर्फ मेरा आदेश नहीं, अपने कर्तव्य का सम्मान किया है। यही इस वर्दी की असली पहचान है। थके हुए चेहरों पर हल्की सी रोशनी लौट आई। यादव ने चुपचाप कहा, मैडम, आज पहली बार लगता है यह थाना सचमुच पुलिस का है। नैना ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने बस एक लंबी सांस ली और बरामदे से बाहर निकल गई। बाहर बारिश थम चुकी थी। आसमान में बादलों के पीछे हल्का चांद झलक रहा था। भीड़ धीरे धीरे छोंटने लगी, लेकिन उनकी आंखों में एक नया विश्वास था, जैसे किसी ने सालों पुराने अंधेरे को खोल दिया हो। गाड़ी में बैठने से पहले नैना ने एक आखिरी बार थाने की ओर देखा। उखड़ा हुआ प्लास्टर अब भी वहीं था, लेकिन दीवारों पर लगे ताजा मोहरों और सील पर पड़ती चांदनी ने उसे नया रंग दे दिया था। उसने मन ही मन कहा, अब यह लड़ाई सिर्फ इस थाने की नहीं, पूरे जिले की है। गजराज और चौबे समझ लें, कानून की राह लंबी है, पर आज से यह रास्ता खुल गया है। इंजन स्टार्ट हुआ और गाड़ी रात की सड़क पर आगे बढ़ गई। पीछे रह गया रामपुर थाना, लेकिन अब वह वहीं पुराना थाना नहीं था। रात गहराई, पर सीतापुर पुलिस मुख्यालय की 7वीं मंजिल पर उजाला बुझने को तैयार नहीं था। नैना अपने दफ्तर में अकेली खड़ी थी। खिड़की के बाहर शहर की बत्तियां झिलमिला रही थीं, लेकिन उसके भीतर उठता तनाव किसी बिजली के तूफान से कम नहीं था। रामपुर थाने की कार्रवाई ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी। गांव के लोग फोन कर धन्यवाद दे रहे थे, लेकिन सत्ता के गलियारों में बेचैनी थी। फोन की घंटी एक बार फिर बजी। डीआईजी शर्मा बोल रहा हूं। दूसरी तरफ भारी आवाज थी, जिसमें गुस्सा साफ सुनाई दे रहा था। नैना, ये क्या कर दिया आपने? विधायक गंगा शरण चौबे पूरे प्रदेश के अफसरों को फोन कर रहे हैं। कह रहे हैं आपने उनके खास आदमी ठाकुर को बिना अनुमति के गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री तक बात पहुंच गई है। नैना ने गहरी सांस ली। सर, गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 और 107 के तहत की गई है। तत्काल शांति भंग की संभावना थी। हमारे पास गवाह और सबूत हैं, सब रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड? डीआईजी की आवाज और तीखी हो गई। आपको पता भी है चौबे कितने ताकतवर हैं। आप करियर दांव पर लगा रही हैं? नैना का स्वर मगर बिल्कुल सपाट रहा। मैंने संविधान की कसम खाई है, किसी नेता की नहीं। और जब जनता की जमीन छीनी जा रही हो, पुलिस खामोश नहीं रह सकती। अगर इसका मतलब करियर दांव पर लगाना है तो यही सही। कुछ पल की चुप्पी रही। फिर दूसरी तरफ से गहरी सांस की आवाज आई। आपको समझना चाहिए दबाव कहां से आता है। खैर, सावधान रहिए। कॉल कट गया। कमरे में अब सिर्फ ऐसी की मध्यम गूंज थी। नैना ने खिड़की से बाहर देखा।
नीचे शहर की सड़कें शांत थीं, मगर उसका दिल जानता था कि यह सन्नाटा असली तूफान का इशारा है। अगली सुबह जैसे ही वह मुख्यालय पहुंची, उसका स्वागत खामोश निगाहों से हुआ। कई अधिकारी सिर झुकाए पास से गुजरे, कुछ ने धीमे स्वर में बधाई दी, पर उनकी आंखों में डर की झलक थी। सचिव ने आते ही कहा, मैडम, विधायक चौबे मिलने आ रहे हैं, बिना अपॉइंटमेंट। कब? अभी। कुछ ही मिनटों में दरवाजा जोर से खुला। गहरे रंग का कुर्ता पायजामा, चमचमाते जूते और आंखों में घुला पुराना अहंकार, गंगा शरण चौबे कमरे में दाखिल हुए। पीछे दो समर्थक और एक स्थानीय पत्रकार जैसे नोट लेने के बहाने खड़े थे। अरे रे, हमारी बहादुर अधिकारी! चौबे की आवाज में तिरस्कार था। सुना है रात को बड़ा तमाशा किया आपने। ठाकुर को पकड़कर आप समझती हैं कि जिले की राजनीति बदल देंगी? आप जानती हैं हम कौन हैं? नैना ने बिना हिले कहा, मैं जानती हूं कि आप प्रदेश के विधायक हैं और कानून से ऊपर नहीं। चौबे हंसा, लेकिन उसकी हंसी में कड़वाहट थी। कानून? बेटी, राजनीति कानून से बड़ी होती है। कागज की धार से जमीन नहीं बंटती। मैं कह रहा हूं, ठाकुर को छोड़ दो, नहीं तो। नैना ने उसकी बात बीच में काट दी। धमकी देकर आप खुद को और फंसा रहे हैं। ठाकुर की गिरफ्तारी न्यायालय के आदेश तक वैध है। आप चाहें तो अदालत जाइए। चौबे का चेहरा लाल पड़ गया। अदालत? अदालत मेरे दरवाजे पर आती है। याद रखिए, आप यहां नई हैं। ट्रांसफर का खेल आपको पता नहीं है। नैना की आंखें सीधे उसकी आंखों से टकराईं। सर, मैं यहां न्याय के लिए हूं, ट्रांसफर के लिए नहीं। चाहे मेरी पोस्टिंग बदल दें, केस नहीं बदलेगा। सबूत और गवाह दर्ज हैं। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम भी उस डायरी में शामिल ना हो, तो कानून का पालन कीजिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। चौबे के पीछे खड़े समर्थकों ने एक दूसरे की ओर देखा। पत्रकार का पेन हवा में रुक गया। कुछ क्षण बाद चौबे ने गहरी सांस ली, होंठ दबाए और मुड़ गया। देख लेंगे, उसने बस इतना कहा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। दोपहर तक नैना ने रामपुर थाने से आई नई रिपोर्टें पढ़ीं। रात में गजराज सिंह के खेतों में हलचल हुई थी। कुछ लोगों ने खेत की मेड़ पर मिट्टी डालकर सबूत मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस की नई टीम ने समय पर पहुंचकर वीडियोग्राफी कर ली। इसी दौरान एक पुराना मुंशी, जिसने बरसों तक गजराज के लिए काम किया था, थाने पहुंचा। चेहरे पर थकान और आंखों में डर था। मैडम, उसने धीरे से कहा, मैं अब चुप नहीं रह सकता। जो कुछ मैंने देखा, अगर आप चाहें तो बयान दे सकता हूं। गजराज और चौबे मिलकर गांव की आधी जमीन हड़प चुके हैं। पुरानी फाइलों में जो नाम हैं, वो सब असली हैं। मेरे पास एक डायरी है, जिसे मैंने छुपा रखा था। नैना ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। डर मत, अब कानून तेरे साथ है। वह डायरी कोर्ट में सबसे बड़ा सबूत बनेगी। मुंशी ने जेब से एक छोटी पुरानी डायरी निकाली। पीले पन्नों पर मिट्टी की गंध और पसीने का इतिहास लिखा था। तारीखें, रकम और हर लेन देन में जीएस का वही संकेत। नैना ने तुरंत टीम को आदेश दिया, इस बयान को मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराओ। गवाह को सुरक्षा दो, उसे कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का निर्णय हुआ। कमरे में पत्रकार, कैमरे, माइक्रोफोन सब तैयार थे। नैना मंच पर आई। कल रात रामपुर थाना में हुई कार्रवाई केवल एक गिरफ्तारी नहीं है, उसने शांत आवाज में कहा। यह उस पूरे तंत्र के खिलाफ कदम है जो जमीन और डर को अपना अधिकार समझ बैठा था। आज मैं आपको सबूत दिखा रही हूं। उसने काली डायरी उठाई, जिसमें गजराज और चौबे के अवैध सौदों की लिखावट थी। स्क्रीन पर प्रोजेक्टर से तारीखें और रकम दिखाई गईं। यह केवल शुरुआत है। हम अदालत में ये सारे सबूत पेश करेंगे। जिनके नाम इस डायरी में हैं, वे चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हों, कानून उनका भी उतना ही है जितना किसी गरीब किसान का। रामपुर की जमीन अब गांव वालों की रहेगी, डर की नहीं। कमरे में कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। पत्रकारों ने सवाल किए, क्या राजनीतिक दबाव आया? क्या डर लगता है? नैना का उत्तर वही रहा, डर का इलाज कानून है। मैं उसी की कसम खाकर यहां खड़ी हूं। बाहर भीड़ में खड़े किसान एक दूसरे को देखते हुए सिर हिला रहे थे। उनमें से एक बुजुर्ग ने फुसफुसाकर कहा, अब सच में लगता है सरकार हमारी भी है। रात गहराने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नैना अपने दफ्तर लौटी तो खिड़की के बाहर शहर पहले से शांत लग रहा था,
लेकिन उसके भीतर पता था कि लड़ाई खत्म नहीं हुई। गजराज और चौबे जैसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। फिर भी आज एक दरार पड़ चुकी थी, वह दरार जो पूरे तंत्र को हिला सकती थी। नैना ने अपने मन में बस एक वाक्य दोहराया, सच की जड़ें धीरे धीरे जमती हैं, लेकिन जब जमती हैं तो सबसे गहरी होती है। उसने डायरी को मेज पर रखा, लाइट बंद की और बाहर निकल गई। बाहर का आकाश साफ था। चांद की रोशनी में सीतापुर का मुख्यालय किसी नए वादे की तरह चमक रहा था। सीतापुर की सड़कें उस शाम अजीब खामोशी से भरी थीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नैना की बातें दूर दराज के गांवों तक पहुंच चुकी थीं। किसानों में नई उम्मीद जगी थी, पर जिनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही थी, उनकी आंखों में आग भड़क उठी थी। नैना ने उस रात देर तक फाइलें देखीं। पुरानी डायरी के पन्नों पर तारीखें और नाम बार बार उसकी आंखों के सामने आते रहे। उसने सहायक अधिकारी से कहा, गजराज पर पुराने सभी केस दोबारा खोलो। हर बयान, हर गवाह सुरक्षित होना चाहिए। कल से गांव गांव जाकर गवाही इकट्ठी करनी है। उसके शब्द जैसे ही हवा में गूंजे, उसी वक्त कहीं और अंधेरे कमरे में लोग गुप्त बैठक कर रहे थे। गजराज के चेहरे पर तिरस्कार था। वह चौबे से कह रहा था, ये औरत सोचती है कि मुझे कागजों से हरा देगी। कानून मेरी जेब में है, पर अब वक्त आ गया है कि इसका खेल खत्म कर दिया जाए। चौबे की आंखों में चिंता झलकी, पर अहंकार ने उसे ढक लिया। ध्यान रहे, यह सीधे सीधे हमला नहीं लगना चाहिए। हादसा लगे, हादसा। अगली सुबह नैना मुख्यालय से गांव की ओर निकली। गाड़ी सुनसान सड़क पर बढ़ रही थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़क पर गड्ढों में पानी भरा था। चारों ओर खेत और बीच बीच में बिखरे झोपड़े। अचानक दूर से एक ट्रक बेहद तेज रफ्तार से आता दिखा। उसका इंजन अजीब तरह की घर्र घर्र कर रहा था। ड्राइवर की आंखों में खून उतरा हुआ था। जैसे ही गाड़ी मोड़ पर पहुंची, ट्रक ने अचानक गाड़ी की ओर रुख किया। ड्राइवर ने पूरी ताकत से गाड़ी बचाने की कोशिश की, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी सड़क किनारे पलट गई। शीशे चटक गए, लोहे की आवाज गूंज उठी और धूल का गुब्बार हवा में फैल गया। नैना का सिर स्टीयरिंग से टकराया। खून की पतली धार उसके माथे से बहने लगी। शरीर भारी हो गया, लेकिन चेतना अब भी थी। उसने धुंधली आंखों से देखा, ट्रक सड़क किनारे खड़ा हुआ है, ड्राइवर भाग रहा है। गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए पहुंचे। एक बूढ़ा किसान चिल्लाया, अरे जल्दी, ये तो वही मैडम है जिन्होंने ठाकुर को पकड़ा था। लोगों ने गाड़ी का दरवाजा तोड़ा, नैना को बाहर निकाला। उसकी सांसें भारी थीं, पर आंखों में वही अडिग चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, डरो मत, ये लड़ाई रुकेगी नहीं। अस्पताल का कमरा सफेद दीवारों और दवाइयों की गंध से भरा था। नैना का माथा पट्टियों से लिपटा था। उसके हाथ पर ड्रिप लगी थी। खिड़की के बाहर किसानों की भीड़ जमा थी। कोई शोर नहीं, कोई नारा नहीं, बस मौन। वह मौन जिसमें आभार, चिंता और समर्थन सब घुला था। लक्ष्मी भीड़ से निकलकर आगे आई। आंसुओं से भीगी आंखों में एक अलग ही ताकत थी। वह दरवाजे तक पहुंची और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मैडम, आपने हमें आवाज दी, अब हम चुप नहीं रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। भीड़ से सहमति की गुनगुनाहट उठी। एक बुजुर्ग ने कहा, मैडम, आपने हमें डर से आजाद किया है। अब यह लड़ाई सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी है। अस्पताल के कमरे में यह मौन गूंज जैसे दवा से भी ज्यादा असर कर रही थी। नैना ने आंखें खोलीं। दर्द अब भी था, लेकिन उसके दिल में जो संकल्प था, वह पहले से कहीं मजबूत हो चुका था। उसने धीरे से अपने सहायक से कहा, प्रेस को बताओ, यह हमला हादसा नहीं था, और लिखो, मैं अस्पताल से भी आदेश जारी करूंगी, केस रुकेगा नहीं। सहायक ने झिझकते हुए कहा, मैडम, आप आराम करें, यह सब बाद में। नहीं, नैना ने ठंडी दृढ़ता से कहा, यही वक्त है। डर फैलाने वालों को आज ही संदेश जाना चाहिए कि उनका वार हमें रोक नहीं सकता। अगले दिन अखबारों में तस्वीरें छपीं। पट्टी बांधे हुए नैना खाट पर बैठी थी और खिड़की के बाहर किसानों की भीड़ खड़ी थी। हेडलाइन थी, हमला या हादसा। महिला अफसर की जिद ने उठाए सवाल। सोशल मीडिया पर तस्वीरें फैल गईं। लोग लिख रहे थे, एक औरत अकेली पूरी व्यवस्था से भिड़ रही है, क्या हम उसके साथ खड़े होंगे? सरकार पर दबाव बढ़ा। विपक्ष ने मुद्दा उठाया। डीआईजी शर्मा ने अनिच्छा से ही सही,
पर जांच कमेटी गठित कर दी। नैना के भीतर दर्द अब भी था, लेकिन उसके मन में डर की जगह सिर्फ जिम्मेदारी थी। वह जान चुकी थी, अब यह उसकी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं रही। यह उस पूरे समाज की लड़ाई है जो सदियों से चुपचाप डर झेलता आया है। उसने आईने में खुद को देखा, माथे पर पट्टी, आंखों के नीचे थकान, लेकिन निगाहों में अडिग ज्वाला। उसने खुद से कहा, यह लड़ाई रुकने के लिए नहीं है, यह तो अभी शुरू हुई है। अस्पताल के बाहर खड़ी भीड़ धीरे धीरे छोंट रही थी, लेकिन उनके मौन का असर किसी भी नारे से गहरा था। वह मौन इस बात की गवाही दे रहा था कि सच में अब यह लड़ाई अकेली नैना की नहीं रही। रात के सन्नाटे में उसने खिड़की खोली। हवा में मिट्टी और दवाइयों की मिलीजुली गंध थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी। उस आवाज में उसे पिता की झुकी पीठ याद आई, और वही बच्ची नैना जिसने पहली बार अपमान देखा था, आज वही बच्ची उसके भीतर से कह रही थी, अब तूने मेरा बदला ले लिया है, अब यह दर्द किसी और की बेटी को नहीं सहना पड़ेगा। नैना ने आंखें बंद कीं और मन ही मन कसम खाई, चाहे कितनी भी बार वार हो, मैं गिरूंगी नहीं। यह लड़ाई अंत तक लड़ी जाएगी। सुबह की पहली किरण अस्पताल की खिड़की से भीतर आई तो नैना पहले से ही जाग रही थी। रात की नींद टुकड़ों में टूटी थी, लेकिन उसका मन साफ और ठोस था। माथे की पट्टी के नीचे दर्द था, पर भीतर का संकल्प उस दर्द को छोटा कर रहा था। उसने अपने सहायक को बुलाया। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसने कहा, और अदालत में प्राथमिक चार्जशीट दाखिल करनी है, गजराज और चौबे दोनों के खिलाफ। सहायक ने एक पल को हिचकते हुए कहा, मैडम, ऊपर से अभी भी फोन आ रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि आपको थोड़ा ठहरना चाहिए। नैना ने धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहा, ठहरना अब डर का दूसरा नाम है। अब सीधा वार होगा, सिर्फ कानून का। अस्पताल के बाहर पहले से ही भीड़ जमा थी। किसानों, महिलाओं और बच्चों की आंखों में उत्सुकता और समर्थन था। मीडिया की गाड़ियां भी पहुंच चुकी थीं। नैना स्ट्रेचर नहीं, अपने पैरों पर चलकर बाहर आई। पट्टी अब भी बंधी थी, पर उसकी चाल में किसी सैनिक की दृढ़ता थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जिले के सामुदायिक हॉल में व्यवस्था की गई। जब नैना मंच पर पहुंची, कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। हॉल खचाखच भरा था। पत्रकार, ग्रामीण और प्रशासनिक अधिकारी सभी मौजूद थे। नैना ने बिना भूमिका के सीधा आरंभ किया। रामपुर थाने की कार्रवाई केवल एक शुरुआत थी। आज मैं आपके सामने वो सबूत रख रही हूं जो साबित करते हैं कि गजराज सिंह और विधायक गंगाशरण चौबे ने मिलकर जमीन हड़पने और सरकारी तंत्र को प्रभावित करने का संगठित अपराध किया है। उसने सामने रखी फाइलें उठाईं। यह डायरी जो गजराज के मुनीम ने गुप्त रूप से दी, उसमें सालों के सौदों का ब्यौरा है। तारीखें, रकम और संक्षिप्ताक्षर GS जो गंगाशरण चौबे के नाम की ओर इशारा करते हैं। यहां किसानों की जमीनों के नक्शे, जाली हस्ताक्षर और अवैध सौदों की रसीदें हैं। स्क्रीन पर प्रोजेक्टर से तस्वीरें उभरीं, गवाहों के बयान, खेतों के नक्शे और सील किए गए रिकॉर्ड कक्ष की फोटो। कल रात मुझ पर हुआ ट्रक हमला, उसने आगे कहा, एक दुर्घटना नहीं था। यह कानून की आवाज को दबाने का प्रयास था। पर यह लड़ाई किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह समाज की है। और मैं स्पष्ट कर रही हूं, कोई भी ताकत इस केस को रोक नहीं सकेगी। कमरे में सन्नाटा गहराता गया। फिर एक साथ कैमरों के फ्लैश चमके। पत्रकारों के सवाल गूंजने लगे। क्या आप विधायक को सीधे आरोपी मानती हैं? क्या आपको अपनी जान का डर है? नैना ने उसी शांत स्वर में कहा, डर हर इंसान में होता है। फर्क इतना है कि कुछ लोग डर से भागते हैं और कुछ उसी डर को सच का हथियार बना लेते हैं। मैं दूसरी श्रेणी में हूं। विधायक चौबे कानून के सामने आरोपी हैं, बाकी अदालत तय करेगी। उसी समय सीतापुर कोर्ट में विशेष मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट दाखिल की जा रही थी। गजराज सिंह को पुलिस खड़ी सुरक्षा में लाई। गांव के लोग कोर्ट परिसर के बाहर जमा थे। कोई नारा नहीं, बस गंभीर निगाहें। कोर्ट रूम में हवा भारी थी। जज ने दस्तावेज पलटे। गवाहों के बयान, डायरी, मेडिकल रिपोर्ट, वीडियोग्राफी, सब कुछ मुकम्मल था। गजराज की आंखों में पहली बार डर साफ दिख रहा था। अदालत ने तुरंत आदेश दिया, गजराज सिंह को न्यायिक हिरासत और गंगाशरण चौबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट।
पूरे कक्ष में एक दबा हुआ हलचल भरा सन्नाटा छा गया। पत्रकार बाहर भागे ताकि खबर पहले बाहर निकले। शाम को पुलिस मुख्यालय के प्रांगण में प्रेस ने दोबारा नैना को घेर लिया। एक पत्रकार ने पूछा, मैडम, आप कैसा महसूस कर रही हैं? यह केस इतिहास में उदाहरण बनेगा? नैना ने हल्की सांस लेकर कहा, मैं बस इतना महसूस कर रही हूं कि कानून ने अपना काम किया है, पर यह अंत नहीं, सिर्फ शुरुआत है। न्याय एक घटना नहीं, एक निरंतर प्रक्रिया है। आज जो हुआ वह उसी प्रक्रिया का पहला बड़ा कदम है। भीड़ में खड़ी लक्ष्मी आगे आई। उसकी आंखों में चमक थी, होंठ कांप रहे थे। उसने धीरे से कहा, मैडम, आपने हमें डर से आजाद किया, अब हम भी दूसरों के लिए आवाज उठाएंगे। नैना ने उसकी ओर देखा। यही सबसे बड़ी जीत है, उसने जवाब दिया। रात को जब नैना अपने दफ्तर लौटी तो सीतापुर शहर पहले से अलग लग रहा था। खिड़की से बाहर रोशनी फैली थी, जैसे हर लैंपपोस्ट कानून की जीत का जश्न मना रहा हो। उसने अपने पिता की पुरानी तस्वीर मेज पर रखी और कुछ देर देखती रही। यादों में वही दृश्य आया, पंचायत चौपाल पर पिता का झुका सिर और भीड़ की खामोशी। आज सालों बाद उस झुके सिर की छाया उसके मन से उठ चुकी थी। उसने महसूस किया कि बदले की प्यास नहीं, बल्कि न्याय की ठंडी संतुलित गूंज ही असली सुकून है। उसने मन ही मन कहा, लड़ाई अभी लंबी है, पर कानून का बोर्ड अब झुका नहीं, सीधा और मजबूत खड़ा है। खिड़की से आती हवा ने उसके बालों को छुआ, जैसे अतीत ने आखिरी बार विदा ली हो। नैना ने लाइट बंद की और कमरे में सिर्फ एक धीमी उजास रह गई, वह उजास जो उम्मीद और नई सोच का प्रतीक थी।